नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। पिछले 2 सालों से पूरी देश दुनिया कोरोना से पीड़ित है, कोरोना के भय से डरा हुआ है। इस वजह से कई काम ऐसे हुए लोगों को घर में रह के करना पड़ा और इसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव लोगों के मानसिक स्थिति पे पड़ी। ख़ास करके वे लोग जो घर में रह के काम कर रहे हैं, वर्क एट होम में हैं, या फिर बच्चों के ऑनलाइन स्कूल्स वाले हैं, चाहे वो घर में किशोर हों या किशोरियाँ हों, सबके मानसिक इस पे बहुत तेज़ प्रभाव पड़ रहा। इससे घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ गए हैं। तो कई लोगों में आर्थिक कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होने पे मानसिक स्थिति उनकी बिगड़ गई है। यहाँ तक कि अब तो ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लोग आत्मघाती कदम उठा रहे हैं या किसी के मर्डर, छिनौती, सब टाइप की चीज़ों पे पड़ रहे हैं, जिसका कि एक माहौल इसने इस तरह से डर का बना दिया है, जिसकी वजह से लोग बहुत तरह से पीड़ित हैं। और ऐसे में आज ज़रूरत पड़ रही है हमें मनोचिकित्सकों की, जाके उनसे राय ले सकें, उनसे जान सकें कि अपनी मानसिक स्थिति को कैसे ठीक करें। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हिंद आवाज़ पहुंचा है डॉक्टर निशिका नागेर जी के पास, जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कंसल्टेंट डॉक्टर हैं और मनोचिकित्सक हैं। और उनसे हम जानते हैं कि कैसे लोग अपनी मानसिक स्थिति से, परेशानियों से उबर सकें, घर में शांति आए। तो पहले हम मैम का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। सबसे पहले मैं हिंद आवाज़ को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया, जो कि अभी के फेज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछला 1.5 साल काफ़ी मुश्किल का दौर रहा सबके लिए, क्योंकि एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग थी, लैक ऑफ ऑप्शंस था लोगों के पास कि कैसे हम चीज़ों को संभाल के रखें, और एक अनसर्टेनिटी था हर जगह कि आगे क्या होगा, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। इन सब चीज़ों का सब पे असर पड़ा, लेकिन ख़ासकर किशोर अवस्था में या फिर जो चाइल्डहुड पॉपुलेशन है, उन पे इसका प्रभाव काफ़ी बुरा पड़ा। क्योंकि ये जो लॉकडाउन का फेज़ था, ये एक ऑनलाइन एजुकेशन का फेज़ था। ये एक ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए या फिर जो हमारे यूथ जिन्हें हम कहते हैं, उनको भी लॉकडाउन के कारण उनका जो सोशल इंटरेक्शन होता है, जो कि इस दौर के बच्चों के लिए या युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर बिल्कुल पाबंदी लग गई। क्योंकि उन्हें पूरे समय घर में रहना था। साथ ही उनके पेरेंट्स या उनके जो केयर गिवर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हो गया। उनके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि आप अभी जस्ट हम बातें कर रहे थे कि इमोशनल इनसिक्योरिटी इनमें आई, बिकॉज फाइनेंशियल कंसर्न्स आ गया पेरेंट्स में, एंग्जाइटी था इनके अंदर कि कोविड रिलेटेड। तो इस वजह से बच्चों पे, यंग बच्चों पे और यूथ पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, जिसको हमें समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारा मेंटल हेल्थ है। जैसे कि कई बार ये कहा गया है, इवन रिसर्चेस में देखा गया है कि ये केवल एक फ़िज़िकल पैंडमिक नहीं था, एक पैंडमिक माइंड का भी पैंडमिक, माइंड के प्रॉब्लम्स का भी पैंडमिक रहा, जहाँ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक जो रेस्टलेसनेस जो हम बोलते हैं, वो उसका भी पैंडमिक के रूप में इसको देखा जा रहा है, जिसका असर इवन आगे हम देखेंगे। मैम, जैसे ये लोग आज तो जो हमारा समाज है, इसको समझता है कि ये दिमागी रूप से खाली बैठा है या घर में बैठा है तो चिड़चिड़ा हो गया, सब कहता है। लेकिन आज हम अगर मनोविज्ञान की बात करें तो ये मनोविज्ञान क्या है और कैसे इससे निबड़ा जा सकता है, जो लोग इसकी समस्याओं में हैं, तो इस पर ज़रा सा प्रकाश है कि पहले मनोविज्ञान क्या है और कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, जैसे कि ये काफ़ी सही सवाल है। ये हमें समझना सबसे पहले ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम जैसे कि हम एक्नॉलेज करें कि माइंड के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और ये इट इज़ ओके नॉट टू फील ओके इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। ऐसा नहीं है कि हम बस बोले कि ठीक है, घरी मुश्किल है, हमें स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, इतना आसान नहीं होता। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग ओके, तो हम अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट मतलब हम एक्सप्रेस करें, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें, अपनी मनोचिकित्सक रिलेटेड, जैसे मनोचिकित्सा रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हम वो सहते चले जाते हैं और ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको उस लेवल पे संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे अभी हम बातें कर रहे थे कि बच्चों में
खासकर ये घबराहट, चिंता, उदासी, नेट एडिक्शन, इवन डोमेस्टिक वायलेंस जो कि अब्यूज़ बोलते हैं, अब्यूज़ जैसे फीमेल्स में काफ़ी देखा जाता है, और उस साथ में बच्चे एवं बूढ़ों पे भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट होता है। तो पिछले फेज़ में हमने देखा कि ये इवन नशे की लत, ये सारी समस्याएं काफ़ी बढ़ गई। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इन प्रॉब्लम्स को जानें, समझें, इनके लक्षणों को पहचानें और लक्षणों को पहचान के सही समय पे उचित कदम उठाएं। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाएगी, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे कि अभी काफ़ी न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है, या काफ़ी एज अ डॉक्टर ऑल्सो हम लोग केसेस देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे जैसे उनको स्क्रीन एडिक्शन के शिकार हो गए हैं, और अगर उनसे वो हम छीनने की कोशिश करते हैं या उन्हें स्टॉप करने की कोशिश करते हैं या उन्हें हम समझाने की भी कोशिश करते हैं, तो वो अग्रेशन आ गया उनमें, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उन पे कि वो आत्महत्या तक का कदम उठा रहे हैं, जो कि न्यूज़ में फ्रीक्वेंटली देखते आ रहे हैं। सो आप समझ सकते हैं कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इनके लक्षणों को पहचानें, जैसे कि क्या लक्षण है, हम कैसे कैच करें कि हमारा बच्चा या हमारा जो भी किशोर हमारे साथ हैं वो ये मनोचिकित्सक रिलेटेड सलाह की उन्हें ज़रूरत है या वो इस परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। सो इन लक्षणों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैम इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम जाने? जैसे पहले तो हम अगर किशोरियों की बात करें, आपने सही कहा कि अभी न्यूज़ में अभी पटना में भी केसेस आए कि बच्चा कौन सा गेम खेल रहा था, उसमें पेरेंट्स के बहुत पैसे उड़ा दिया और उसके बाद डर से वो उसने सुसाइड कर लिया। तो एक बच्चा अपने घर से मम्मी पापा का सारा सामान गहना वगैरह लेकर पैसा लेकर भाग के पटना आया, वो भी सिर्फ क्यों, तो मोबाइल पर गेम खेलते समय एक लड़की मिल गई, उससे शादी के लिए उसको समझाया गया, तो वो उसने भी कुछ ऐसा कदम उठाया कि जिसकी वजह से मारपीट तक की नौबत आई। तो वहीं अगर यूथ या जो लोग जॉब कर रहे हैं घर में, मतलब कहा जाए कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, किसी पे भी एक्शन तुरंत रिएक्ट कर जा रहे हैं, तो इन सब लोगों के लक्षण क्या होने चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि ये जो ये सारी समस्याएं होती हैं, इनके लक्षण भी एज के हिसाब से हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम सबसे पहले हम अगर बहुत छोटे बच्चों की बात करें, जैसे 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बात अगर करें, तो उनमें हमें कुछ लक्षण देखने को मिलेगा कि जैसे वो पहले जैसे ना रहे हैं, थोड़ा बदल गए हैं, चुप रहने लगे हैं, या पेरेंट्स के साथ क्लिंगीनेस जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल चिपके हुए हैं, उन्हें एक डर है, घबराहट, जैसे आप उनका चेहरा भी देखोगे तो डरे सहमे से दिखें, या उनकी नींद या उनके खान पान पे प्रभाव पड़ा है। वो जितना इंटरैक्ट करते थे अपने बड़ों से, जितना बोलते थे, जितना क्वेश्चंस पूछते थे या जितना हंसते खेलते थे, वो बिल्कुल कटे से रहने लगे, या बहुत ज़्यादा रो रहे हों, या आप देखें कि वो जैसे जो पहले चीज़ें इंजॉय करते थे करना, वो चीज़ों में बदलाव आ गया है, वो छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल इमोशनल हो जा रहे हैं। अगर हम 5 से 10 साल के उम्र के बच्चों की बात करें, तो इनमें या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा चंचल हो गए हैं, या छोटे छोटे बात पे चिड़चिड़ाहट आ गया है, या गुस्सा, सामान फेंकना, भाई बहन में लड़ाई, या पेरेंट्स का नहीं सुनना, उन्हें जैसे उल्टा उन पे ही सवाल पूछना, या काफ़ी समय एक अलग कटे रहना, जैसे कि पूरे समय अपने मोबाइल की दुनिया में, या टीवी का बहुत ज़्यादा वॉचिंग, या हम देखें कि रो रहे हैं बैठ के, या किसी कारण से कह रहे हैं कि नहीं हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, या हमारा और अगर किशोर अवस्था की बात करें, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे 10 से 19 साल का जो भी फेज़ होता है, अगर उनमें हम देखें कि वो हमसे, पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से जितना वो मिलते थे, या दादा दादी जो भी घर में हैं उनसे कम बातें कर रहे हैं, अपने रूम में लॉक रहना चाह रहे हैं, अगर आप उनका मोबाइल या कुछ चेक करना भी चाह रहे हो तो वो उसको देखने नहीं देना चाह रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं, आई हैव माई प्राइवेसी, जिसे अभी का ज़माना पहले वाला नहीं है, दे ऑल्सो नीड प्राइवेसी, एंड उस पर उनका ऑब्जेक्शन होगा। सो एज अ गार्जियन फ्रीक्वेंटली आपसे सवाल उठा रहे हैं, या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपस में मनमुटाव की फीलिंग आ रही है, या अगर आप उनमें देखें कि काफ़ी ज़्यादा घबराहट जैसा उनका हार्ट बीट, वो बार बार बोले कि नहीं मुझे नींद आने में दिक्कत आ रही है, या मुझे लो फील कर रहा है, या मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई में या बाकी चीज़ों में, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ हैं जिनसे हम पकड़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा या किशोर कोई ना कोई मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम उनसे बातें करें, उनको एक्सप्रेस करने दें कि किस दौर से वो गुजर रहे हैं। कई बार क्या होता है, एज अ गार्जियन हम बस उन्हें डिक्टेट करते हैं कि नहीं ये तो ठीक है, तुम ऐसे करो, और या फिर तुम प्रिकॉशंस लो, या कोविड समय डिफ़िकल्ट है, तुम बाहर नहीं जाना, तुम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, हैंड वॉशिंग फॉलो करो, मास्क लगाओ, सब कुछ बस हम इंस्ट्रक्ट करते हैं। बट हम
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें सवाल पूछने दें, क्या गलत है, क्या सही है, क्यों गलत है। क्योंकि अगर वो सवाल नहीं पूछेंगे और हम अगर उनका एज अ फ्रेंड बन के अगर उनका जवाब नहीं देंगे तो फिर उनके पास कोई नहीं बचता कि जिससे वो मतलब वो कई बार क्या होता है कि उनके लिए उनका जो पीयर्स है या जो उनके आसपास के दोस्त हैं जो भी वो बताते हैं उनको लगता है वही सही है। कई बार जैसे वो देखते हैं कि हमारे गार्जियन डरे हुए हैं, ये परेशान है, इमोशनल, जैसे अभी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है घरों में, तो उसके कारण वो डर, ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फ्रेंड बन के उनकी समस्याओं को उनको साथ मिल के टैकल करें उनके एज में जाके। ये नहीं कि बड़ों की तरह बस उन्हें डिक्टेट करें कि ऐसे करो, ये सही है, गलत। और एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगी कि हमेशा अब्यूज़ करना भी सही नहीं है कि अरे ये सही, ये गलत है। ये कई बार एज अ गार्जियन हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ठीक है, अगर आप हमारी बातें मान रहे हो या जो हमने आपको समझाया आप उसको फॉलो कर रहे हो या आपने ये बहुत अच्छा किया, तो वो अप्रिशिएशन की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत सारे घरों में ये भी आया है मैम कि बच्चे को मार बैठते हैं पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों को भी अगर ऐसे करें तो मार बैठते। इनके लिए क्या कि जो हाथ छोड़ देते हैं लोग, वैसे पेरेंट्स के लिए क्या? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे एज अ पेरेंट अगर कोई मुश्किल चीज़ आपको देखने को मिला अपने बच्चे में, जैसे आपने देखा कि अभी जैसे हम बातें कर रहे थे कि मोबाइल का यूज़ या काफ़ी ज़्यादा मोबाइल एडिक्शन या टीवी एडिक्शन, या तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम एज अ फ्रेंड उनके पास, ये नहीं कि बिल्कुल जैसे हम उन्हें बस आदेश देते रहें कि नहीं ये गलत है, तुम क्यों कर रहे हो। हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये एक दिन में ये समस्याएं पैदा नहीं लेती हैं। कहीं ना कहीं ये समस्या इतना जटिल होने में ये इम्पॉर्टेंट था कि हम किसी फेज़ में एज अ पेरेंट या शायद कुछ हम में भी गलती रह गई। जैसे कि इस कंसेप्ट में हम हमेशा बात करते हैं मिररिंग की। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर वो मान लो आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, वो देख रहा है कि पिताजी टीवी देखने में बिज़ी हैं, माँ मोबाइल में बिज़ी है, या बाकी लोग भी न्यूज़पेपर में बिज़ी, सब चीज़ में बिज़ी हैं, तो उसके पास भी ऑप्शन नहीं होता कि वो भी क्या करे। चलो वो एक बार आपसे बात करेगा, 2 बार करेगा, कई बार क्या होता है कि वो मिररिंग, कि हम उसे ये दिखाएं कि नहीं ये एक लिमिटेड समय के लिए सही है, उनके साथ इन्वॉल्व हों, जिसे हम कहते हैं मी टाइम और वी टाइम। जैसे ये कोविड पैंडेमिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। मी टाइम जो समय बच्चों को खुद के लिए चाहिए या आपको खुद के लिए चाहिए, वी टाइम जब एक फैमिली टाइम हो, जैसे डाइनिंग सब हंसे, एक दूसरे के बारे में बातें करें, या मान लो जैसे एक्सरसाइजेज क्रिएटिव बनाने के लिए साथ मिलकर उनके साथ बैठ के थोड़ा पेंटिंग किया या उनको थोड़ा वॉक पे ले गया, या साथ में कोई योगा सेशन की। क्योंकि आज जैसे कोविड में ये भी हमने देखा कि खान पान और नींद की समस्या काफ़ी थी, क्योंकि बच्चे मोबाइल में थे, खान पान वो टीवी चल रहा है, खाए जा रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि एज अ फैमिली साथ में उनको अपने कामों में इन्वॉल्व रखें, क्योंकि ये फेज़ होता है एनर्जेटिक फेज़। अब उसमें आप किसी बच्चे को बोलोगे पार्क ना जाओ, स्कूल ना जाओ, जो कि उनका सबसे स्पेशल पार्ट होता था, खेल नहीं सकते हो, फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते हो, दादा दादी के पास मिलने नहीं जा सकते, या अपने चाचा चाची किसी से, सबसे वो दूर हो गए, तो बहुत ही बुरा मानसिक स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम उनको जूम के ज़रिए, या मान लो जो भी प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जो वेबएक्स से जूम है, या फिर जैसे हम उन्हें कनेक्ट कराएं उनके दोस्तों से, उनके प्रियजनों से, साथ में हम कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में उनकी एनर्जी को लगा के रखें, या इवन घरों में जैसे घर का काम है तो हम उन्हें एज उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देते हुए कि तो आप तो बहुत अच्छे हो, प्लीज़ आप थोड़ा हेल्प कर दो, या किचन में भी जैसे हेल्प कर दो, या वो चीज़ लाने में मदद करो, तो उनको इन्वॉल्व रखें, बैठे नहीं रहेंगे। सो उनको बिजी करना, उनका एक्टिविटी शेड्यूलिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बच्चों की बात थी, लेकिन इसी तरह के मामले अब जो लोग वर्क एट होम कर रहे हैं उनमें हस्बैंड वाइफ अगर हैं और अगर अभिभावक नहीं है तो बहुत डेंजरस ये हो जा रहा, लोग हाथापाई पर भी आ रहे हैं। तो ऐसे हस्बैंड वाइफ्स या कपल्स को किस तरह से अपने को टैकल करना चाहिए इस पे? नहीं, ये जैसे मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले एज ए पेरेंट हम लोग अपने को काम रखें। अगर हमें दिख रहा है कि हम में वो सब बदलाव आ रहा है तो मैं कहूँगी कि बच्चों के साथ साथ उन्हें भी हम सलाह की ज़रूरत है, या उनको स्टेबल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इमिटेट करते हैं बच्चे। अगर वो देखेंगे वो अग्रेशन कि माँ बाप आपस में ही उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, या आपस में ही वो बिल्कुल ऊँची आवाज़ में बात कर रहे हैं या झगड़ा हो रहा है, तो वो भी सीखेंगे उसको, क्योंकि ये बहुत ही इनोसेंट सा और डेलिकेट फेज़ होता है। बच्चों का ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है, वो कैच करते हैं जो वो देखते हैं। अभी आज ही का मामला है जो यहाँ कंकड़बाग में गुजरा कि बच्चे फादर ड्रिंक करके, पुलिस वाला दिखा तो बच्चे जाके पकड़ के ले आए कि अंकल चलिए मेरे पापा को पकड़ लीजिए। तो चीज़ें तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये सोचते हैं कि बच्चा समझ नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें सब पता है, वो सब टीवी से कैच करते हैं, बट यही है कि उसका सही इन्फॉर्मेशन उन्हें मिले, जैसे इन्फोडेमिक से बचेगा। अगर वो टीवी देख रहा है, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे पूछने दें,
कि भाई क्या है, या ये क्यों है, क्यों हैंड वॉशिंग इम्पॉर्टेंट, या क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम नेट से दूर रहें या कम मोबाइल करें। या मोबाइल में भी जैसे स्क्रीन एडिक्शन की मैं बात करूँगी तो हमें सुपरवाइज़ करना इंपॉर्टेंट होता है कि साथ में हम उनके साथ भी गेम खेलें। बिल्कुल ये नहीं कि गेमिंग बुरा है, इससे बेहतर होगा कि हम उन्हें बताएं कि अगर ज़्यादा समय आप नेट पे गुजारोगे तो मुश्किल है कि आपकी आई साइट में प्रॉब्लम आएगा, आपको हेडेक की प्रॉब्लम आएगी, आपका सिलेबस पीछे जा रहा है, आपके फ्रेंड शायद अच्छा करें। तो एज अ फ्रेंड उनसे बात करें और फिर उनकी प्रॉब्लम्स को समझें कि वो क्यों नहीं छोड़ पा रहा है। या अगर वो गेमिंग कर रहा है तो उनके साथ बैठे कि चलो मैं भी गेम खेल के देखता हूँ, या अच्छा तुमने तो अच्छा स्कोर किया, लेकिन पूरे समय अगर तुम बस गेमिंग में लगे रहोगे तो शायद बाकी चीज़ तुम्हारा मिस होगा। इसीलिए मैंने बोला कि उन्हें क्रिएटिव बना, जैसे पेंटिंग है, मान लो वॉक पे ले गए या एक्सरसाइज कराए, तो अपने साथ रख के थोड़ा समय उनके लिए निकालें और उनके एज में जाके उनको एक्सप्रेस करें, क्योंकि टाइम्स हैव चेंज्ड। अभी बिल्कुल टेक्नोलॉजी का फेज़ है। सो बिल्कुल कह देना कि तुम मोबाइल नहीं छुओगे, या हमने देखा कि एक बच्चा बिल्कुल मोबाइल पे डिपेंडेंट हो गया है और उस समय हम अपना आपा खो बैठते हैं, उन्हें मार पीट के या उन्हें अब्यूज़ करते हैं कि तुम बिल्कुल गलत हो। तो कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि इतना आसान नहीं है। अगर किसी को किसी चीज़ की लत हो चुकी है तो उसको सलाह की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है और एक ग्रेजुअल वे में उसको आप हटा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले पेरेंट्स खुद पैनिक ना हो, खुद को संभालें, काम रखें और सोचें कि कैसे इसको टैकल करना है। उसके लिए हेल्प अवेलेबल है, हम डॉक्टर्स भी हैं और साथ में एज अ फ्रेंड अगर वो भी जैसे एक ग्रेजुअल वे में कोशिश करेंगे, कई सारी टेक्निक्स है जिससे वो चीज़ बाहर पे आए। तो बिल्कुल वो आवेश और बिल्कुल अपने को ऐसा ना हो कि ये देख के कि हाय मेरा बच्चा ऐसा कैसे निकल गया। कई बार वो पेरेंट्स में डिप्रेशन आ जाता है, कई बार बच्चों में जो हुआ सो हुआ, आपस में जैसे आपने बोला कि आपस में कपल्स में वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर हम में कुछ भी डिफरेंसेस है तो बच्चों को उसमें ना आने दें। जैसे कई बार क्या होता है कि आप बच्चों के सामने वो हम आपस का डिफरेंसेस सॉल्व करने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों को साइड करके जो भी है आपस का डिस्कशन वो करना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चों को लगेगा इन दोनों में ही आपस में नहीं है। तो वो पिताजी से वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं। कई बार क्या होगा, वो पिताजी का शिकायत माँ से, माँ का और साथ में अपना गेमिंग एंड सब कुछ उसका कंटिन्यू रहेगा। सो वो छोटी छोटी सी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी। तो मैम जैसे कि आप एज अ मनोचिकित्सक आप क्या सलाह दे रही हैं? सबसे बड़ी सलाह तो अभी ज़रूरत है वैसे पेरेंट्स की जिनके अंदर, क्योंकि बिहार में स्कूल खोल दिया गया है लंबे समय के बाद, लेकिन पेरेंट्स में एक डर बना हुआ है कि हम अभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे और बच्चे चाहते हैं कि नहीं हम स्कूल जाएं, क्योंकि हम बहुत दिन तक ऑनलाइन क्लास कर लिए, हम नहीं अब चाहते। कल की ही बहुत सारे जगह के ऐसे हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या आप सलाह देना चाहिए कि स्कूल भेजना अभी सही है, क्योंकि कोविड थर्ड वेव का भी थोड़ा डर है, तो ऐसे पेरेंट्स को किस तरह से अपने, क्योंकि मेंटली वो भी थोड़ा प्रिपेयर्ड नहीं हो रहे, तो क्या करना चाहिए उनसे? हाँ, ये अभी के समय को देखते हुए बिल्कुल ही उचित सवाल है कि कई हमें भी एज ए डॉक्टर या जैसे हम भी काफ़ी बार देख रहे हैं जो भी पेरेंट्स हैं हमारे कि क्या सही होगा, या काफ़ी हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या सही होगा क्या गलत होगा। जैसा कि हम देखें कि पैंडेमिक में कुछ भी कहना कि क्या सही है क्या गलत है, ये जो दौर था ये इतना मुश्किल था कि हमने कभी नहीं देखा। जैसे शायद सबके लाइफ टाइम का ये पहला ऐसा मुश्किल घड़ी गुजरा सब पे। सो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन, जैसे अभी सबके अंदर एक एप्रीहेंशन, एक डर बैठा हुआ है कि थर्ड वेव, डेल्टा प्लस वेरिएंट, मतलब नए नए आप न्यूज़ खोलोगे नया नया है कि कहीं केसेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ जैसे जो कि हमें डरा देता है कि एज ए पेरेंट व्हाट वी शुड डू, क्योंकि बच्चे हमारे सबसे स्पेशल पार्ट होते हैं और उनका सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो ये हमें जानना है कि एक सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल करके गाइडलाइंस आती हैं। सो उन गाइडलाइंस के तहत ये डिवाइड किया जाता है पिछले कुछ मंथ्स में या कुछ दिनों में कितना ट्रांसमिशन रेट रहा, उसके हिसाब से ये तय किया जाता है कि अगर कोई लो ट्रांसमिशन रेट का जोन है, जिसे हम ब्लू जोन कहते हैं, उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाता है कि स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ या पार्क्स को खोला जाए कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि किसी मतलब सरकार का या किसी इंस्टीट्यूट बस मन कर गया कि हमें खोलना है तो खोल दिया गया है। दूसरा कि इन गाइडलाइंस में प्रॉपर वो ये कहा जाता है कि आपको ये सुविधाएं देनी है तभी आप स्कूल खोल सकते हो, जैसे कि मास्क, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन स्टाफ का, या डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करना है, या हेल्थ केयर वालों से अटैच्ड होकर स्कूल्स खोलना है। तो वो प्रिकॉशंस देख के ही खोला जाएगा। बिल्कुल
ये नहीं है कि आप एज ए पेरेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सेप्ट करें कि क्या आपके हाथ में है, क्या आपके हाथ में नहीं है। जैसे कि ये सोचना, मतलब हमें एक्सेप्ट करना है कि वैक्सीनेटेड होना हमारे हाथ में है, या जैसे कि हम प्रिकॉशंस लेते रहें, बच्चों को समझाएं, बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को सही दिशा में ले जाए, वो हमारे हाथ में है। बट क्या हमारे हाथ में नहीं है? क्या होगा, वायरस म्यूटेट होगा कि नहीं, फिर से पैंडेमिक का फेज़ आएगा कि नहीं, फिर से लॉकडाउन आएगा कि नहीं, अगर सब कुछ बुरा हो गया क्या होगा? तो वो सोच के हमें घबराना नहीं है। जहाँ तक ये सवाल उठता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन एजुकेशन का, तो काफ़ी रिसर्चर्स बताते हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका काफ़ी ड्रॉबैक्स भी रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में पहुंच ही नहीं पाया, काफ़ी बच्चे इससे वंचित हो गए इस फेज़ में। जैसे हम बात करते हैं तो जो थोड़े वेल टू डू या जो अच्छे क्लास से हैं उन लोगों को तो ये मिला, लेकिन कई जैसे देश विदेश में करीब ये स्टडीज़ बताई कि केवल 30%, इवन लेस देन दैट, स्कूल्स ही ऑनलाइन मोड के थ्रू चल पाए। काफ़ी लोगों को ये एजुकेशन मिल ही नहीं पाया इस फेज़ में, जो कि काफ़ी बुरा था। जहाँ जिनको मिला वहाँ भी नेट कनेक्टिविटी इश्यूज़ बहुत था। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ऑनलाइन मोड है, ये ठीक है, न्यू नॉर्मल का कंसेप्ट था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट टीचर्स एंड एवरीबडी जिन्होंने ये एफर्ट किया कि हम कुछ तो करें जैसे। और अच्छा चीज़ था कि हम टेक्नोलॉजी हमें सीखने को मिला कि अगर ऐसा कुछ आए तो हम उस कैसे निकलें। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि अगर आप ऑनलाइन मोड बहुत लंबे समय चल जाए तो एक बच्चे के सोशल, इमोशनल और ओवरऑल डेवलपमेंट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इवन जो लर्निंग का जो एक परफॉर्मेंस जो होना चाहिए, या असेसमेंट जो बोलते हैं, रेगुलर टेस्ट, या जो इन पर्सन जो फेस टू फेस जो टीचिंग होती है, वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका आगे जाके भी देखने को मिलेगा इसका प्रभाव। सो इसीलिए सरकार ने सब कुछ सोच समझ के खोला है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हेस्ट में डिसीजन ले लिया। तो पेरेंट्स ये समझें, पैनिक में ना आए। दूसरा इंपॉर्टेंट कि काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिला, जैसे बच्चों में डिप्रेशन, क्योंकि वो मिल नहीं पा रहे थे, फ्रेंड से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनके टीचर्स जो कि सबसे स्पेशल होते हैं वो बिल्कुल छिन गए, वो कट गए सबसे। दूसरा कि जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट था कि जैसे खेलना, हॉबीज़, वो सारा चीज़ तो था ही। एक बहुत इम्पॉर्टेंट था कि इस फेज़ में बच्चों का जैसे स्कूल्स में जो इमोशनल बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं, जो कि उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बिल्कुल ही कट के रह गया। और कुछ चिकित्सा रिलेटेड समस्याएं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्क्रीन एडिक्शन, जिसे हम टेक्नोलॉजी एडिक्शन कहते हैं, उसके केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इनफैक्ट रोज़ हमारे ओपीडी में काफ़ी पेरेंट्स परेशान होकर आ रहे हैं कि ये तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, तो गेमिंग करता रहता है। सो इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम एक सिलसिलेवार में ये खुलेगा। ऐसा नहीं है कि बिना गाइडलाइंस के या बिल्कुल अचानक खुलेगा। जैसा आपने देखा, पहले बड़े बच्चों के लिए खुला, फिर अभी 9th क्लासेस के लिए, फिर अभी प्रपोजल है कि स्टैंडर्ड 1 के बच्चों के लिए, फिर शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आगे, क्योंकि फेज़ मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब अगर साथ मिलके इसको डील करें तो वील कम आउट ऑफ दिस। एक लास्ट सवाल ये था कि बच्चों में तो मोबाइल एडिक्शन का लेकिन अब उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऐसा चीज़ आ रहा है जो बच्चे भी नहीं कहना चाहते, पेरेंट्स भी किसी से वो बात नहीं करना चाहते, और ये सिर्फ आया है ऑनलाइन स्टडीज़ के दौरान। और ये बहुत बड़ा एक ये स्कूल भी कहता है कि हम लोग बहुत परेशान हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चों में बहुत बड़ा घर कर गया है, और उसका बहुत सारे, और वो है अचानक से मोबाइल के थ्रू पॉर्न का बच्चों के ऑन स्क्रीन आना। तो ऐसे बच्चों को उससे, क्योंकि कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि जिसको बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया। अब डर ये है भी है कि कल वो स्कूल जाते हैं, कोएड स्कूल है, तो वहाँ कुछ गलत ना कर लें। तो ऐसे में बच्चों पे क्या नज़र पेरेंट्स रखें, और उनके इसको कैसे वो बदलें कि ताकि वो बच्चे कोई गलत कदम ना उठाएं। नहीं, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि जो हम बात कर रहे थे अभी स्क्रीन एडिक्शन का, तो काफ़ी गाइडलाइंस है। जैसे हम मनोचिकित्सक भी, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की गाइडलाइंस आती है, तो गाइडलाइंस है इस पर। तो वो गाइडलाइंस क्लियर कट कहती हैं कि इन चीज़ों से कैसे निपटना है। जैसे उन गाइडलाइंस में बिल्कुल एज वाइज कितना समय अलाउड होना चाहिए स्क्रीन का, कितने समय तक उनको मोबाइल अलाउड हो, एज के हिसाब से वो बिल्कुल है दिया हुआ। इवन इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो बच्चों की संस्था होती है,
उसमें भी ये गाइडलाइंस दी हुई हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि आपने पोर्नोग्राफी या वो सब वॉचिंग का बात किया, वो भी एक काइंड ऑफ इंटरनेट एडिक्शन है। जैसे इंटरनेट एडिक्शन का भी काफ़ी टाइप्स होता है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट एक तरह का जैसे गैम्बलिंग हो गया या फिर नेट का जो गेमिंग हो गया वो सारा चीज़, उसी तरह का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये पोर्नोग्राफी एडिक्शन। सो हमें एज अ गार्जियन एक तो सुपरविजन इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्पाइट दैट सुपरविजन भी हम ये ना कर पाए या हमने देखा कि इसका शिकार हो गया हमारा बच्चा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम खुल के उनसे बात करें, जिससे इसमें हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जो हम कहते हैं कि किशोर अवस्था में सेक्सुअल एजुकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ सेफ़ व्हाट इज़ नॉट सेफ़। तो क्या आपको देखना चाहिए, किस तरह आपको स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करना चाहिए, स्ट्रेंजर्स को पिक्चर्स नहीं भेजना है या उनसे कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कई बार ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं, उन्हें नहीं पता है कि ये डेंजरस चीज़ है या इसका मिसयूज़ हो सकता है। दूसरा कि कई बार क्या होता है कि भाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए आपका अकाउंट। पासवर्ड अगर आप किसी जैसे कंप्यूटर कैफ़े या कहीं जा रहे हैं तो कैसे उसका पासवर्ड जैसे आप लॉग आउट हो जाएं, तो ये सब छोटा छोटा टिप्स है जो खुल के बात करना है। पोर्नोग्राफी रिलेटेड भी जिस तरह की जैसे कि एक एडिक्शन हम बाकी एडिक्शंस होते हैं उस तरह का वो एडिक्शन है। सो उसके लिए उन्हें जैसे हेल्प की ज़रूरत होगी, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट सब मिल के उसमें काफ़ी थेरेपीज़ आती हैं जिसका एडिक्शन को कैसे डील करें उसका वेज है, हाउ टू कम आउट ऑफ इट। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उन्हें बिल्कुल डांटना या हम खुद पैनिक में आ जाएं कि यार मेरा बच्चा ऐसा कैसे नहीं, जैसे हमें होता है ना कि एज अ गार्जियन कि मैं कहीं फेल कर गया, तो वैसे बिल्कुल नहीं डरना है, पैनिक में नहीं आना है, उसको मैनेज करने का कोशिश करना है। जब मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि एक्सेप्ट व्हाट इज़ इन योर हैंड्स, सो इन योर हैंड्स इज़ कि अपने बच्चे को बुलाओ, प्यार से उनसे बातें करो और समझाओ कि नहीं इसका गलत है, या अगर ऐसा होगा तो इसका लीगल इम्प्लीकेशंस है। ये जो आप सीख रहे हो, जैसे यंग ब्रेन्स उनको नहीं समझ आएगा कि ये सही है गलत है, क्या किया जाए, और उसको एक फेज़ मैनर में हम कम करते हैं। बिल्कुल आप छीन लोगे कि बिल्कुल गलत है, या तो उनसे बातें करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आजकल जैसे मैम क्या है कि बच्चे ये इस काम को, अगर पेरेंट्स का डर है तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पेरेंट्स सो जाएं, बिल्कुल बिल्कुल कैसे उनका मोबाइल, तो उस समय तो पेरेंट्स को भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि वो केयर नहीं कर पाते। वो पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, और कई बार एज अ पेरेंट हम सब परेशान होते हैं कि कैसे डील करें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना पेशेंस रखें, काम होके समझदारी से हम इसको डील करें। जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि खुद नहीं घबराएं, और अगर ये चीज़ मिला, जैसे कई बार होता है ना, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं, बच्चे भी काफ़ी समझदार हैं, तो वो जानते हैं। तो अगर वो ये देखेंगे कि हर चीज़ पे हम उनसे डांट रहे हैं, इसलिए मैंने पहले भी बोला कि लेट्स ट्राई टू बी देयर फ्रेंड्स, उनके एज में, जैसे उनके एज में जाके हम ये बात करें, है ना, कि क्या उनका जैसे एज अ फ्रेंड, मैं बार बार बोल रही हूँ, इवन अगर वो FB अकाउंट पे है या है, कोशिश करें कि हम भी उनके फ्रेंड लिस्ट में रहें ताकि हम वॉच रख पाएँ उन पे, और प्यार से। नहीं तो अगर उनको लगेगा कि मेरे गार्जियन हमेशा डांटते हैं या कुछ वो समझते नहीं है या मेरी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हैं, तो अगर मान लो वो पोर्नोग्राफी भी देख रहा है तो हम खुल के बात करें। ये नहीं कि करें ये क्या कर रहा है तू, बिल्कुल मोबाइल फेंक दिया। सो नहीं, उससे बात करें कि बाबू ये जो देख रहे हो ठीक है, आपका एज है जो है, बट ये सही नहीं है, ये थोड़ा इस पर आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम खुल के बातें करें, वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पैनिक होना नहीं सही है ना। नहीं तो अगर आप नहीं उन्हें बोलने देंगे या आप उन्हें नहीं समझाएंगे तो आपसे छुपाएंगे। वो स्मार्ट हैं, आप जिस्ट आप कर रहे हैं वो चेंज कर देंगे। सो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो आपने सुना डॉक्टर निशिका जी को, इन्होंने काफ़ी कहते हैं, कह लें कि आपको मनोरोग से बचाने वाली कई तरह के उपाय, खास करके बच्चों को लेकर, कि पेरेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उनके फ्रेंड बन जाएं, दोस्त बन के उनके हर चीज़ को जानें समझाएं। जहाँ रह गई आज ऑनलाइन क्लासेस की बात, तो उनसे जो इफ़ेक्ट पड़े हैं बच्चों के हेल्थ पे या उनके अदर एक्टिविटीज़ में, तो उसके लिए भी उन्होंने सलाह दी। साथ ही साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो आज अभी सबसे बड़ा बना है बिहार में या अदर्स भी, कि पेरेंट्स डर रहे हैं थर्ड वेरिएंट को लेकर, स्कूल भेजने से बच्चों को डर रहे हैं, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, बच्चों को थोड़ा खुलापन चाहिए और ख़ुद भी केयर करें, स्कूल पे भी कैसे भी अपील करें कि बच्चों पे ध्यान रखें, लेकिन उनका स्कूल जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे भी हम मानसिक रूप से कोई समस्या या अन्य मनोरोग संबंधित बातें होंगी, खबरों को लेकर हम आपके बीच फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं विकास, कैमरामैन श्रवण के साथ।